अरे सोचकर देखिए कि एक ऐसी जगह है जहां एक दिन वहां के पूरे साल से भी ज्यादा लंबा होता है। हाँ, और वो कितना अजीब लगता है सुनने में। बिल्कुल। या फिर एक इतना बड़ा विशाल प्लैनेट जो पानी के एक जायंट बाथटब में आसानी से तैर सकता है। और उससे भी अजीब बात तो ये है कि क्या आप मानते हैं कि ये पूरा एंडलेस यूनिवर्स यानी सभी गैलेक्सीज और स्टार्स किसी वक्त एक छोटी सी पिन हेड से भी छोटा था। एक नए डीप डाइव में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही माइंड बेंडिंग होने वाला है। एकदम। आज हम अपने इस छोटी सी धरती से उड़ान भरेंगे और सीधा स्पेस के उन मिस्ट्रीज में उतरेंगे जिन्हें इंसान सदियों से समझने की कोशिश कर रहा है। राइट। और हमारा फोकस सिर्फ फैक्ट्स लिस्ट करना नहीं है, बल्कि एक्चुअल में ये समझना है कि हम कहाँ से आए हैं, या फिर आसमान में चमकती हुई चीजें आखिर हैं क्या। एग्जैक्टली और उनके पीछे की एक्चुअल फिजिक्स कैसे काम करती है। आज का सफर जमीन से बहुत दूर, पूरे यूनिवर्स और हमारे सोलर सिस्टम की गहराइयों तक जाएगा। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं, यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पर, तो सबसे पहले कॉस्मोलॉजी का जिक्र आता है। हाँ, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। राइट। जब भी हम रात को आसमान देखते हैं तो नेचुरली ऐसा लगता है जैसे ये मैसिव स्पेस हमेशा से ऐसे ही यहाँ मौजूद था। लेकिन बिग बैंग थ्योरी बताती है कि शांति के पीछे ना एक बहुत ही वायलेंट हिस्ट्री है। ये शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि हमारा दिमाग नेचुरली इस स्केल को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। जॉर्ज लेमेथ्रे ने 1927 में बिग बैंग थ्योरी प्रपोज की थी और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सच में दिमाग हिला देने वाला है। अच्छा, कैसे? करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सब कुछ, मतलब हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट, यहां तक कि स्पेस का हर एक एटम और खुद टाइम एक सिंगल इन्फिनिटली डेंस पॉइंट पर कंप्रेस था। ओह वाओ, सब कुछ एक पॉइंट पर? हाँ, फिर एक महाविस्फोट होता है, एक मैसिव अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्पेस के अंदर कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का एक्सप्लोजन था। वेट, स्पेस खुद एक्सप्लोड हुआ? एग्जैक्टली। और वहां से मैटर तेजी से फैलना शुरू करता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और तब जाकर गैलेक्सीज और स्टार्स बनना शुरू होते हैं। इस एक्सपेंशन वाली बात को समझने के लिए एक एनालॉजी सोचते हैं। क्या हम इस पूरे प्रोसेस को एक फूलते हुए बलून जैसा मान सकते हैं? बलून जैसा? हाँ, कैसे? जैसे उस बलून के रबर के सरफेस पर अगर हम कुछ डॉट्स बना दें जो गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करें, फिर जब हम उसमें हवा भरेंगे तो डॉट्स खुद मूव नहीं कर रहे हैं, पर बलून के एक्सपैंड होने की वजह से वो स्पेस में एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। दैट इज परफेक्टली पुट। स्पेस का फैब्रिक खुद स्ट्रेच हो रहा है। एडविन हबल ने जब आसमान को ऑब्जर्व किया था तो उनकी मेन डिस्कवरी भी तो यही थी कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। सही कहा। हबल की उस डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी की दिशा ही पलट दी थी। लेकिन साइंस में हमेशा कॉम्पीटिंग आइडियाज होते हैं। बिग बैंग को चैलेंज करने के लिए उस दौर में एक दूसरी थ्योरी थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। फ्रेड हॉयल, हर्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड जैसे साइंटिस्ट ने कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड तो हो रहा है, पर उसकी एवरेज प्रॉपर्टीज हमेशा अनचेंज्ड रहती हैं। पर एक मिनट रुकिए, इसमें मुझे एक झोल लग रहा है। क्या झोल? अगर बलून फूल रहा है और डॉट्स यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उस पूरे स्पेस के अंदर डेंसिटी तो हर हालत में कम होनी चाहिए ना। मैटर तो उतना ही है, पर स्पेस बड़ा हो गया। फिर स्टेडी स्टेट थियरी कैसे क्लेम कर सकती है कि प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम रहती हैं? ये एक बहुत ही शार्प सवाल है। इस डेंसिटी वाली प्रॉब्लम का जवाब उन्होंने एक और रेडिकल आइडिया से दिया था। उनका कहना था कि जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती हैं, उनके बीच जो नई खाली जगह बनती है, वहां लगातार नया मैटर क्रिएट होता रहता है। वेट, सीरियसली? नया मैटर आउट ऑफ नोवेयर? हाँ, इस कंटिन्यूअस बैकग्राउंड क्रिएशन की वजह से यूनिवर्स की एवरेज डेंसिटी कभी नहीं गिरती। हालांकि आगे चलकर हमें अर्ली यूनिवर्स के ऐसे प्रूफ मिले जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को ज्यादा सॉलिड साइंटिफिक बैकिंग दी, और उसी मैटर के जमा होने से हमारी मिल्की वे और करीबी एंड्रोमेडा जैसी गैलेक्सीज बनी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने बैकग्राउंड में यूनिवर्स का एक्सपेंशन तो देख लिया, पर अगर हम इस कॉस्मिक जूम लेंस को अपने लोकल नेबरहुड पर लाएं, तो हमारा सोलर सिस्टम आखिर कहाँ से टपका? राइट, लोकल नेबरहुड। हाँ, मतलब अर्थ की एज करीब 4.5 बिलियन ईयर्स है और सोलर सिस्टम का ओरिजिन करीब 4.8 बिलियन ईयर्स पहले बताया जाता है। उस वक्त वहां पर आखिर चल क्या रहा था? तो सोलर सिस्टम का निर्माण एक विशाल क्लाउड से शुरू हुआ, जिसे नेबुला कहते हैं।
ये बेसिकली स्पेस में तैरता हुआ एक मैसिव गैस और डस्ट का बिखरा हुआ क्लाउड होता है। किसी डिस्टर्बेंस की वजह से ग्रेविटी हावी होने लगती है और वो क्लाउड अंदर की तरफ कोलैप्स होता है और कोलैप्स होते वक्त तेजी से घूमने लगता है, जिससे वो एक स्पिनिंग डिस्क बन जाता है। इस प्रोसेस को समझाने के लिए थ्योरीज भी हैं, राइट? जैसे नेब्यूलर हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांट और लैप्लेस ने दी थी। बिल्कुल। यानी सेंटर में इतना मटेरियल जमा हो गया कि वो सन बन गया और डिस्क के आउटर एजेस में जो डस्ट बची थी वो आपस में टकराकर प्लैनेट्स बन गईं, जिसे चेम्बरलिन और मोल्टन की प्लैनेटिज्मल थ्योरी कहते हैं। एग्जैक्टली। छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स का आपस में जुड़कर प्लैनेट्स का रूप लेना ही प्लैनेटिज्मल थ्योरी प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करती है। ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस तो काफी लॉजिकल लगता है मुझे, पर हिस्ट्री का एक एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है कि सदियों तक लोगों को लगता था कि अर्थ सेंटर में है। हाँ, क्योंकि हमें दिन और रात होते हुए दिखते थे। सही में। फिर कोपर्निकस आए और उन्होंने अपना हेलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया, जिसमें बताया गया कि सन सेंटर में है। ये एक नए चश्मे जैसा था जिसने ह्यूमैनिटी का वर्ल्ड व्यू पूरी तरह बदल दिया। कोपर्निकस का मॉडल से फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि फिजिक्स की एक ब्रूटल रियलिटी थी। जब हम मास डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.86% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सन के पास है। वेट, क्या 99.86%? तो बाकी का 0.14% में पूरी अर्थ, जुपिटर, सारे प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड सब कुछ फिट हो जाता है। हाँ, सब कुछ उसी फ्रैक्शन में है। ये तो पूरे परिवार का अनडिस्प्यूटेड मुखिया हुआ यार। अगर सन इतना डोमिनेंट है तो पहले इसी को समझना पड़ेगा। ये एक आगता गोला है। कॉम्पोजिशन में 73% हाइड्रोजन और 25 से 28% हीलियम है। लेकिन यहाँ फ्यूल लकड़ी नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन है। उसके सेंटर में दरअसल हो क्या रहा है? ये एक्सट्रीम ग्रेविटी और क्रशिंग प्रेशर का नतीजा है। सन के कोर में टेम्परेचर 15.7 मिलियन केल्विन तक क्रॉस कर जाता है। 15.7 मिलियन? ओ माय गॉड। हाँ, इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में वायोलेंटली टकराते हैं और फ्यूज होकर एक हीलियम एटम बनाते हैं। इस मर्जिंग में थोड़ा सा फिजिकल मास सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वही एनर्जी इमेंस लाइट और हीट बनकर बाहर निकलती है। और इस लाइट टू 149.6 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करके अर्थ तक आने में 8 मिनट्स 20 सेकंड्स लगते हैं। बिल्कुल सही। पर सरफेस तक आते आते टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है। फोटोस्फीयर यानी उसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5800 केल्विन रहता है। इसकी लेयर्स हैं फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहर कोरोना। पर हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा? हाँ, एक तरफ सन का सेंटर लाखों डिग्री गर्म है, तो उसी उबलते हुए सरफेस पर ये सनस्पॉट्स नाम की डार्क और ठंडी चीजें कैसे सर्वाइव करती हैं? ये तो लॉजिक के खिलाफ है ना? अजीब जरूर लगता है, और इसका कनेक्शन किसी ठंडी हवा से नहीं बल्कि सन के पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से है। सन बेसिकली आग और प्लाज्मा का उबलता समंदर है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ट्विस्ट हो जाती हैं। ओके। सनस्पॉट्स वहां बनते हैं जहां इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी एक स्ट्रॉन्ग दीवार बना लेती है। ये दीवार अंदर की हीट को सरफेस तक आने से फिजिकली ब्लॉक कर देती है। ओह, तो हीट बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वो पैच ठंडा और डार्क दिखता है। पर वो रुकी हुई एनर्जी आखिर कहाँ जाती है? वो प्रेशर कुकर की तरह बिल्ड होती है, और जब अचानक ये मैग्नेटिक लाइंस टूटती हैं तो एनर्जी ब्लास्ट होकर स्पेस में रिलीज होती है। इसे हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। और इसका असर अर्थ पर डायरेक्ट पड़ता है। यहीं से ऑरोरा बनती है ना? यस। सोलर फ्लेयर्स अपने साथ मैसिव सोलर विंड पार्टिकल्स लाती हैं। जब ये डेंजरस पार्टिकल्स अर्थ पर अटैक करते हैं तो हमारा मैग्नेटोस्फीयर उन्हें पोल्स की तरफ डाइवर्ट कर देता है, और वहां एटमॉस्फेरिक गैसेस से इंटरैक्ट करके ये कलरफुल नियॉन लाइट्स बनाते हैं, ऑरोरा। एग्जैक्टली। ये कॉस्मिक स्केल का इंटरैक्टिव लाइट शो है। क्या बात है। सन और उसके ओरायन स्पर की पोजीशन समझने के बाद अब उन बॉडीज पर आते हैं जो सन के चक्कर लगाते हैं। इन ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट्स की इसेंट्रिसिटी ही अलग है। जैसे मर्क्यूरी 4900 किलोमीटर डायमीटर के साथ सबसे छोटा और ऑर्बिट में सबसे तेज, सिर्फ 88 डेज में 1 साल पूरा, और यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर उड़ने की वजह वही स्ट्रॉन्ग सोलर विंड है, पर उसके बाद आने वाला वीनस एक एक्सट्रीम कहानी है। इसे अर्थ ट्विन कहते हैं, साइज की वजह से। पर ट्विन होने के बावजूद वीनस सबसे गर्म और चमकदार है। वहाँ टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। पर वीनस का सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट उसकी स्पीड है।
वीनस को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में 243 अर्थ डेज लगते हैं। 1 मिनट वीनस पर उसका एक दिन उसके पूरे 1 साल से भी लंबा है। हाँ, ये एस्ट्रोनॉमी के सबसे अजीब फिनोमेना में से एक है। पर ऐसा क्यों? साइंटिस्ट मानते हैं शुरुआती सोलर सिस्टम क्योटिक था। शायद वीनस से एक मैसिव प्रोटोप्लैनेट टकराया होगा जिसकी फोर्स ने वीनस का स्पिन स्लो कर दिया और बैकवर्ड सेट कर दिया। इस स्लो रोटेशन और थिक ग्रीनहाउस क्लाउड से वहां हीट ट्रैप हो जाती है। बाप रे, उस एक्सट्रीम कंडीशन के आगे तो अर्थ की कंडीशंस बहुत शांति भरी लगती हैं। ब्लू प्लैनेट जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी 5.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और यहाँ एक लौता हमसफर है हमारा मून, अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर, 16th ग्रेविटी और लाइट आने में 1.26 सेकेंड्स लगते हैं। वहाँ मॉन्स हुइजन्स जैसा टॉलेस्ट माउंटेन भी है। पर मून के मैकेनिक्स भी अजीब हैं। हमें हमेशा उसकी एक ही साइड क्यों दिखती है? इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। अर्थ की ग्रेविटी के कंटिन्यूअस खिंचाव की वजह से मून का अपना रोटेशन स्लो होता गया। नतीजा ये हुआ कि मून अपनी एक्सिस पर घूमने में उतना ही वक्त लगाता है जितना अर्थ का चक्कर लगाने में। रोटेशन और रेवोल्यूशन बिल्कुल मैच हो गए हैं। ओह अच्छा, इसीलिए वो एक चेहरा हमेशा अर्थ की तरफ लॉक्ड रहता है। अगला नंबर है मार्स का। रेड प्लैनेट आयरन रिच मिट्टी की वजह से। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस और डाइमोस, पर साइज में ओलिम्पस मॉन्स सबको पीछे छोड़ देता है। हाँ, ओलिम्पस मॉन्स सच में मैसिव है। ये 22 से 25 किलोमीटर लंबा वॉल्केनो है, मतलब 3 माउंट एवरेस्ट एक के ऊपर एक, सोलर सिस्टम का सबसे लंबा माउंटेन। और मार्स के पास से एस्ट्रॉइड बेन्यू को भी ट्रैक किया गया है नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन से। मार्स मिशंस के लिए टारगेट है, पर सैटर्न तो बिल्कुल अलग फिजिक्स फॉलो करता है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट अपने कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के लिए फेमस, जिन्हें ह्यूगन्स ने 1655 में देखा। इसके 274 मून्स हैं, जिसमें टाइटन और एन्सेलेडस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर सबसे शॉकिंग है इसकी डेंसिटी, पानी से भी कम, सिर्फ 0.69 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक सेकंड रुकिए, पानी से कम डेंसिटी? अगर मैं एक इम्पॉसिबली ह्यूज बाथटब इमेजिन करूं जिसमें सैटर्न फिट हो जाए, तो क्या इतना भारी प्लैनेट सॉलिड जमीन की तरह डूबने की बजाय पानी पर फ्लोट करेगा? लिटरली किसी बीच बॉल की तरह फ्लोट करेगा, क्योंकि वो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का जमावड़ा है। सॉलिड मास ना के बराबर है। क्रेजी। उसके आगे यूरेनस आता है, जिसे विलियम हर्शल ने 1781 में डिस्कवर किया। मीथेन गैस की वजह से ये ग्रीन दिखता है। और इसको रोलिंग प्लैनेट भी तो कहते हैं। इसकी एक्सिस 98 डिग्रीज टिल्टेड है। बाकी प्लैनेट्स अपने इक्वेटर पर लट्टू की तरह घूमते हैं, पर यूरेनस एक लुढ़कती हुई बॉल की तरह मूव करता है। राइट, ये टिल्ट भी किसी विशाल स्पेस कोलिजन का रिजल्ट माना जाता है। अब इन बड़े प्लैनेट्स के बाद थोड़ा आसपास का कचरा यानी लूज स्पेस डेब्रिस को भी देख लेते हैं। बिल्कुल, स्पेस सिर्फ एम्प्टी वैक्यूम थोड़ी है। यहाँ कॉमेट्स हैं, आइस, डस्ट और फ्रोजन गैसेस से बने डर्टी स्नोबॉल्स। हैलीज कॉमेट हर 76 साल में दिखता है। लास्ट 1986 में आया था, अब 2061 में आएगा। फिर रॉकी एस्ट्रॉइड्स हैं, पर मेरे हिसाब से इन स्पेस रॉक्स का नामकरण बड़ा मजेदार है। मीटेरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही शख्स के 3 नाम हो, बस जिप कोड बदलने से नाम बदल जाता है। हाँ ये जिप कोड वाली एनालॉजी परफेक्ट है। जब तक वो रॉक डीप स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, वो मीटियोरॉइड है। जैसे ही जिप कोड चेंज होता है और वो हमारे मीसोस्फीयर में घुसकर फ्रिक्शन से आग पकड़ता है, जिसे हम स्ट्रीक ऑफ लाइट देखते हैं, वो मीटियोर बन जाता है। जैसे जनवरी वाला क्वाड्रेंटेड मीटियोर शावर। और अगर वो जलने से बचकर सीधा जमीन पर किसी के आंगन में क्रैश हो जाए तो? तब उसका ग्राउंड लेवल एड्रेस हो जाता है और वो मीटियोराइट बन जाता है। स्टेटस बदल गया। और हाँ, जब हम आसमान में दूर देखते हैं तो कॉन्स्टलेशंस भी होते हैं, जिनकी दूरी लाइट ईयर्स में मापी जाती है। लाइट यानी लाइट एक साल में वैक्यूम में कितना ट्रैवल करती है, लगभग 9.461 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स। इन्हीं दूर बैठे स्टार्स के शेप्स बनाए गए हैं। उर्सा मेजर, जिसमें बिग डिपर पर एस्टेरिज्म है, कैसियोपिया जिसका W शेप है, और ब्राइटेस्ट स्टार स्केडार है, सिग्निस जो क्रॉस शेप बनाता है, और ओरायन द हंटर जिसका ब्राइटेस्ट स्टार रिगल है। वहां तक जाना तो अभी इम्पॉसिबल है। हमारे आउटर बाउंड्रीज के भी बहुत कुछ है। नेपट्यून के आगे कुइपर बेल्ट है, जहां ड्वार्फ प्लैनेट्स भरे पड़े हैं, जिसमें प्लूटो बिलोंग करता है ना। हाँ, और एरिस भी है जो सेकंड लार्जेस्ट है। मैकी को एक चक्कर में 310 साल लग जाते हैं, और हाउमिया सबसे फास्ट रोटेटिंग है।
एक एक्सेप्शन सीरियस है जो कुइपर बेल्ट में नहीं बल्कि एस्टेरॉयड बेल्ट में है। इस स्केल को देखकर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन पर गर्व होता है यार। चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर टचडाउन करके हिस्ट्री क्रिएट की विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ। उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। और अब चंद्रयान 4 लूनर सैंपल्स रिटर्न लाने वाला है। मंगलयान तो 2013 में फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी लीप था और लीस्ट एक्सपेंसिव भी। बिल्कुल, और उसी एफिशिएंसी के साथ अब आदित्य L1 सन को टारगेट कर रहा है। Sept 2023 को लॉन्च हुआ, ये L1 पॉइंट पे सेट है। यहां से वो हेलियोफिजिक्स स्टडी करेगा, यानी सन की साइंस। इस पॉइंट पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग डाउट आता है। हमने बात की थी कि अर्थ के पास अपनी नेचुरल शील्ड वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स की और हमें बचाती हैं। तो फिर अपनी इस सेफ ढाल से बाहर निकलकर आदित्य L1 को रेडिएशन जोन में भेजकर ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि मॉडर्न टेक सोसाइटी बहुत फ्रेजाइल है। हीलियोफिजिक्स समझे बिना हम स्पेस वेदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सन के कोरोनल मास इजेक्शंस हमारे सैटेलाइट्स, जीपीएस और पावर ग्रिड्स को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए खतरे के सोर्स पर नजर रखना जरूरी है। हम सुपरनोवा, पल्सार और ब्लैक होल जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स को भी इसीलिए ऑब्जर्व करते हैं। वाह, और स्टार्स के कलर्स भी तो टेम्परेचर बताते हैं। ब्लू सबसे हॉट होते हैं और रेड कूलर। इतना सब कुछ एक ही सेशन में? हमने ओरिजिन से लेकर रेट्रोग्रेड वीनस, फ्लोटिंग सैटर्न, स्पेस मिशंस सब कवर कर लिया। सुनने वालों के लिए अब चांद तारे देखना बिल्कुल एक नए पर्सपेक्टिव जैसा होगा। ये बताता है कि हम इस कॉस्मिक पजल का कितना छोटा हिस्सा है। सही कहा। पर एक आखिरी मुद्दा मैं जरूर उठाना चाहूंगा। हमने बात की कि बिग बैंग से शुरुआत हुई और स्टार्स एक सुपरनोवा में आखिरी एक्सप्लोजन के साथ खत्म होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सूरज के सेंटर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। मतलब उसका फ्यूल इन्फिनिट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो सुनने वालों के लिए आज रात ये सोचना जरूरी है कि जब वो एक्सपायरी डेट आएगी और हमारे सूरज का फ्यूल खत्म होगा, तो इस पूरे हीलियोसेंट्रिक सिस्टम का क्या बनेगा? जब वो मुखिया, जिसके पास 99.86% मास है, अपना बैलेंस तोड़ेगा, तो हमारी अर्थ और उस पर टिकी जिंदगी आखिर कहाँ जाएगी? ये सच में जहन को बेचैन कर देने वाला विचार है। और इसी गहरे ख्याल के साथ इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं।